Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about bill of exchange. Today we will discuss about retiring a bill under rebate. देखो, कई बार क्या होता है कि जो बिल का एक्सेप्टर होता है यानी जिसने बिल को पे करना होता है वो कई बार ये कहता है कि मेरे पास ना अभी पेमेंट एडवांस में अवेलेबल है। तो वो ये चाहता है कि क्यों वेट करना मैच्योरिटी डेट तक, क्यों ना पेमेंट को टाइम से जो है वो पहले ही कर दिया जाए। उससे उसको फ़ायदा क्या होगा कि उसको कुछ छूट मिल जाती है कि अब उसने अगर बिल देखो 3 मंथ्स के बाद पे करना था, लेकिन 1 मंथ के बाद उसने कहीं से पेमेंट जो है ना वो अरेंज कर ली। तो वो चाहता है कि अब मैं बिफोर 2 मंथ्स ही अपने जो बिल का है ना इसको रिटायर कर दूं। रिटायर का मतलब इसको पे करके ख़त्म करूं। तो इससे उसको कुछ रिबेट मिलती है बिल में, यानी छूट मिलती है, फ़ायदा मिलता है बेसिकली। और जो सेलर होता है, जो पर्सन यानी जिसने बिल को रिसीव करना होता है, उसको ये रिबेट जो है ना वो अलाउ करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक तरह से ये क्या हो गया, लॉस हो गया कि उसको कम रिसीव होगा पैसा। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, सिंपल सी एंट्री होनी है इसके अंदर। वो देख लो क्या है कि जैसे आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट किए थे टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल वैसे आपने रिबेट कैलकुलेट करनी है। दो पर्सन है, जैसे कि है एक एक्स और एक है वाई। एक्स ने जो है ना वो बिल रिसीव करना है, उसको टाइम से पहले पेमेंट रिसीव हो गई। तो वो क्या करेगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 का बिल था, तो अब 10,000 का बिल उसने इशू किया था, सामने वाले ने 2 मंथ्स पहले पेमेंट कर दी। और जो रेट है वो कितनी है, वो देखो आप यहाँ पर कि 10,000 का एक हमारे पास बिल था। 2 मंथ्स पहले जो है वो सामने वाले ने आपको पेमेंट कर दी और रेट है 6%। तो यहाँ पर अब आप ये देखो कि कितना आपका रिबेट का जो है वो चार्ज बनेगा। तो 100 रुपीज़ रिबेट जो है वो आप सामने वाले को अलाउ करोगे। कैसे मैंने फाइंड किया, बिल का अमाउंट, जितने मंथ्स पहले पेमेंट की, रेट आपको गिवन ही होगी। तो 100 रुपीज़ आपने कम रिसीव करने हैं, तो 9900 आप रिसीव करोगे। और जितनी आपने रिबेट जो है वो अलाउ की है, रिबेट ऑन बिल अकाउंट के नाम से उसको लिखोगे। और 2 आपने जो है वो वही बीआर अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर देना है, जैसे नॉर्मली मेच्योरिटी डेट पे करते हो। वाई क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेगा। 10,000 का सपोज बिल्स पेबल था। 2 जितना भी उसने जो है वो बैंक अकाउंट से पे किया है उतना वो अपना बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। और जो उसको रिबेट रिसीव हो रही है उतना वो क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसके लिए क्या है वो इनकम। बस सिंपल सी 2 एंट्रीज हैं ये, और सम जो है वो यहाँ फिनिश। बस इतना सा इसमें करना था आपको। अब ये तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन थी। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं डिसऑनर से रिलेटेड। अब डिसऑनर होता क्या है और इसमें क्या क्या केसेस आपको डिस्कस करने हैं। डिसऑनर का मतलब होता है कि आपका बिल जो है ना वो रिजेक्ट हो गया बैंक में जाकर के। क्यों, क्योंकि सामने वाले के अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है। आपने बिल शो किया बैंक में, मैच्योरिटी डेट पे लेके गए, बैंक ने कहा कि हम तो आपको पेमेंट नहीं दे सकते क्योंकि जिसने एक्सेप्ट किया है उसके अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं। तो अब उससे क्या होगा, आपको पैसा रिसीव नहीं होगा। तो अब या तो आप सामने वाले को बोलोगे कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो आपको जो है वो उसको आप विद इन टाइम अगर इन्फॉर्म करोगे तो वो फिर लायबल है कि वो आपको पेमेंट करेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को एक लीगल रूप देना है तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि लीगली भी मैं जो है वो ऑथोराइज्ड हो जाऊं कि मुझे पेमेंट रिसीव होगी। तो ना कोर्ट जो है ना वो नोटरी बना के रखता है। एक नोटरी होते हैं, पब्लिक नोटरी, पब्लिक की हेल्प के लिए होते हैं। आप उसको जाके बिल दे देते हो। आप कहते हो कि ये बीआर मेरे पास था, मैंने बैंक में गया, ये रिजेक्ट हो गया है बीआर। तो वो नोटरी कहता है कि चलो एक कोशिश मैं करता हूँ, मैं ये बिल जो है वो एक नोटिस की तरह जो है वो आपके एक्सेप्टर को भेजूंगा। अगर उसने पे करने से मना कर दिया तो मैं इस बिल के ऊपर एक नोटरी कर दूंगा कि ये बिल जो है वो डिसऑनर है, यानी इसके ऊपर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो इन फ्यूचर लीगली आप उस पर्सन से पैसा फिर मांग सकते हो। उसके बदले वो अपनी एक क्या लेता है, नोटिंग फीस। तो वो नोटिंग फीस एक बार तो जो है अगर आपने पे कर दी, मीन्स आप जो है वो बिल के रिसीवर थे, लेकिन बाद में आप वो पैसा किससे मांगोगे, जिसने आपको वो बिल देना था, यानी जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया था।
तो नोटिंग फीस की भी एंट्री आपको करनी होगी। तो अब किस केस में आपको क्या क्या एंट्रियां करनी होंगी? सबसे पहले तो आपका बिल जो है ना वो डिसोनर होगा। डिसोनर होने का मतलब होता है बिल का कैंसिल होना, कि बिल कैंसिल हो जाएगा, रिसीव नहीं होगा। जब आपने बीआर रिसीव किया था तो आपने बीआर को डेबिट किया था पिछली एंट्रीज में, अब उल्टा हो रहा है। अब इस केस में जो है ना आपका बीआर जो है वो रिजेक्ट करना पड़ रहा है आपको। पहले आपने क्या एंट्री की थी? बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। इस बार उसकी अपोजिट एंट्री पास कर दो, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। ये एंट्री आपने पास की थी जब आपको उसने बिल रिसीवेबल जो है वो इशू किया था। अब आपका बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है? कैंसल। तो इसी की जो है वो अपोजिट एंट्री आपको जो है वो पास करनी है। वाई को वापस से कर दो डेबिट और टू बी आर, कि उसका जो बी आर है ना वो हो गया है कैंसिल। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए पिछला जो है वो रिमाइंड कराया कि आपने क्या किया था पिछले में। तो इसी की अपोजिट पास करनी है। अब ये एंट्री क्या कहती है कि वाई स्टिल आपकी बुक्स में डेबिट है, आपने वाई से पैसा लेना है और बी आर आपका जो है ना वो कैंसिल हो गया, यानी आप उससे दोबारा रिसीव करोगे। और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि जब उसने बिल्स पेबल इशू किया था तो उसने आपको डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि आप रिसीवर थे बिल के। अब वो वापस से आपको जो है ना वो क्रेडिट कर देगा कि भाई मैंने इनको पैसा अभी भी देना है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कि मेरा बिल तो पिछला तो भाई डिसोनर हो गया, और 2x की मैंने x को अभी भी पेमेंट करनी है। ठीक है जी। तो ये 10,000 का बिल था तो इसको हमने 10,000 से एंट्री कर दी। अब क्या है, आपने जो है ना वो नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब नोटिंग चार्जेस आपने पे किए हैं तो आपने वाई के बिहाफ पे ही पे करने हैं, मांगोगे तो आप वाई से ही। नोटिंग चार्जेस सपोज 100 रुपीज़ लगे तो 100 रुपीज़ आपने नोटिंग चार्जेस कैश में जो है वो उस नोटरी को पे कर दिए। तो टू कैश, और ये आपकी 100 रुपीज़ से एंट्री हो गई। और जो ये पर्सन है ये जो है इसको भी पता है कि नोटिंग चार्जेस इसी को देने होंगे क्योंकि इसी की वजह से बिल में प्रॉब्लम हुई। तो नोटिंग चार्जेस के लिए खर्चा है 100 रुपीज़, और 2 किसको क्रेडिट कर देगा? एक्स को, क्योंकि ये अभी कैश में नहीं पे कर रहा कि ये अपना कैश या बैंक अकाउंट ले, इसने फ्यूचर में पे करने हैं, इसीलिए इसने आपको क्रेडिट कर दिया कि भाई एक तो मैंने आपके 10,000 देने हैं एक्स के, एक 100 रुपये मैंने नोटिंग चार्जेस के, तो 10,100 रुपीज़ ये फ्यूचर में आपको बिल के रूप में देगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते थे, यानी ये दो एंट्रियां मिला के पास कर दो कि वाई को कह दो कि 10,100 आपसे लूंगा, 10,000 BR के, और जो है 100 रुपीज़ का मैंने कैश में पेमेंट किया वो भी मैं आपसे लूंगा। ये भी जो है वो कंबाइंड जो है एंट्री पास कर सकता था कि एक्स को 10,100 से क्रेडिट कर दे। तो फ्यूचर में ये टोटल अमाउंट का बिल भी इशू कर सकता है या फिर ये वाले पैसे ये कैश में भी दे सकता है, वो डिपेंड्स ऑन हिम। तो ये तो था कि जब जो है ना बिल जो है वो डिसोनर हो रहा है। अब यही बिल को ना रीन्यू भी करना होता है कि बिल डिसोनर हो गया। अब ये थोड़ी है कि सामने वाले से हम रिसीव ही नहीं करेंगे, तो बिल सामने वाले से दोबारा वो आपको नया बिल बना करके देगा। फ्रॉड हो जमाई, फिर तो देखो बिल्कुल फ्रॉड है, फिर तो गए आपका पैसा, बैड डेप्ट में डालोगे। बट यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ आपको सामने वाले से एक नया बिल रिसीव होगा। अब वहाँ तक तो बात चल गई थी कि आपने उसको याद दिलवाया कि भाई 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के हैं और आपका जो है वो नया बिल आपने मुझे देना है। जितने दिन वो नया बिल इशू करने में लगा देगा उतने दिनों का उसने आपको जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना है। वही मंथ्स के हिसाब से लिखोगे और रेट जो मेंशन होगी वो रेट के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। तो हमने देखो अब आगे कैसे बढ़ना है कि इंटरेस्ट भी जैसे नोटिंग चार्जेस है ना उसी तरह से इंटरेस्ट भी, या तो वो अलग से आपको कैश में दे देगा इंटरेस्ट का पैसा, तो सिंपली जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट का पैसा अलग से कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कि जितना आपका इंटरेस्ट बनता है, जितनी लेट वो बिल इशू करेगा उतना इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पे कर देगा। और ये क्या है, यहाँ एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो है कि अगर आपको इंटरेस्ट इसने कैश में दे दिया तो उसके बाद तो बस इसने आपको क्या करना है, सिंपली एक नया बिल इशू करना है। आप बिल रिसीव करोगे, नॉर्मली बिल रिसीव करना है जैसे पहले करते आए हो, टू वाई, और ये एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर इसने इंटरेस्ट आपको कैश में दे दिया है तो अलग से आपको एक BR इशू कर देगा।
अगर इसने इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया ना, तो ये BR के अंदर ही जो है वो इंटरेस्ट का पैसा जोड़ के और फिर उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट कर देगा। तो उस टाइम पे आपको जो है वो BR के अंदर ही जो है इंक्लूड कर देगा अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की, कि ज्वाइंटली वो आपको जो है वो एक नया BR इशू कर रहा है। तो ये तो हमारी यहाँ तक बात हो गई कि बिल का रिन्यूअल होगा। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है ना कि आपने जो है ना उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो। तो उस टाइम पे जो है ना, आपने अगर बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा तो एक बार तो आपको बैंक को उस बिल की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि आप टाइम से पहले पेमेंट ले गए थे। तो उस केस में जो है आपको बैंक को पेमेंट एक बार करनी होगी, बाद में जो है आप वो पेमेंट सामने वाले पर्सन से जो है वो डिमांड करोगे। तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके ना ये पिछले वाले टॉपिक भी जो है वो रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि एंट्रीज तो जो है ना वो सेम है बिल्कुल। देखो, ए ने जो है ना वो गुड्स सेल की हैं 40,000 की बी को 1 जनवरी को। सेम डेट को उसने बिल ड्रॉ किया बी पे 3 मंथ्स का, बी ने एक्सेप्ट किया। ए ने जो है ना वो डिस्काउंट करा लिया 4 जनवरी को जाकर के बैंक से 6% पर एनम पर, और बिल जो है ना वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के ऊपर। नोटिंग चार्जेस जो है ना, अगर आप बैंक से डिस्काउंट कराते हो तो बैंक पे कर देता है एक बार, बाद में जो है वो अल्टीमेटली जो उसका भार है वो उसी पर पड़ता है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, यानी जो पेयर है जिसने पे करना है। बी ने नया बिल जो है ना वो 3 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया है, और उसने वो बिल जो है ना वो 4 अप्रैल को एक्सेप्ट किया है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितना इंटरेस्ट बनेगा आपका। और नेक्स्ट इसमें जो है इसने क्या कहा है, 3 मंथ्स के लिए जो है उसने बिल को एक्सेप्ट किया है। 3 मंथ्स, नए 3 मंथ्स लगा रहा है देखो पे करने में, तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट भी देगा फिर ए को, क्योंकि नया बिल वो कह रहा है कि मैं 3 महीने के बाद जो है वो पे करूंगा। एक्सेप्ट उसने कर लिया 4 अप्रैल को, बट पेमेंट तो 3 मंथ के बाद देगा ना, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा, और 12% आपने जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब आपने पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो अब इस सम को जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पैरेलल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है वो डाउट किसी में रहे ना। जर्नल जो है वो ए का, जर्नल ऑफ बी जी। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जनवरी 1 को गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स को सेल करने की एंट्री आएगी। बी को डेबिट करोगे टू सेल्स अकाउंट, 40,000 की गुड्स जो है ना वो सेल हो जाएंगी। बी जो है वो परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, 40,000 की गुड्स जो है वो परचेज हो गई यहाँ पर। अब जो है बिल की एक्सेप्टेंस आएगी, 1 जनवरी को बिल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। नॉर्मली आपको जो है वो BR रिसीव हो जाएगा, BR डेबिट टू बी। 40,000 का आपने बी से जो है वो बिल रिसीव किया, बी को कर दिया क्रेडिट क्योंकि वो है गिवर। और यहाँ एक्सेप्टर या रिसीवर ऑफ कौन है, बिल को रिसीव करने वाला ए है, तो ए को करा इसने डेबिट, और बिल्स पेबल इसकी क्या है, लाइबिलिटी, तो इसने बिल्स पेबल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। यहाँ तक सम था बिल्कुल सेम, अभी भी सेम ही है आगे वाली एंट्रीज भी। 4 जनवरी को आपने बैंक से जाके बिल को करवा लिया डिस्काउंट, 3 मंथ्स का बिल था, आपने 3 मंथ्स पहले करवाया है, तो फिर आपको जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस 6% के हिसाब से पे करने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि अभी तक तो आपको पता नहीं है ना कि फ्यूचर में बिल डिस्काउंट हो जाए, आपका डिसऑनर हो जाएगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR अकाउंट। तो बिल है आपका 40,000 का, 3 मंथ्स पहले आपने बैंक में जाकर के इसकी पेमेंट रिसीव कर ली। ये पुराना ही टॉपिक है ना आपका, ध्यान में रखें इस बात को। तो 600 रुपीज़ जो है वो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो आपको 39,400 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। 40,000 का बिल आपका डिस्काउंट। इस डेट को इसने कोई एंट्री नहीं करनी। मेच्योरिटी डेट आई तो बिल आपका जो है वो डिसऑनर हो गया। बैंक वाले आपको फ़ोन करेंगे, भाई आप तो हमारे से पेमेंट लेके गए थे, लेकिन आपका जो पर्सन है जिसने आपको पैसे देने थे उसने तो दिए नहीं, आप आओ जी हमें पे करो पैसा, क्योंकि लेके तो आप ही गए हो। आप कहोगे ठीक है मैं पे करता हूँ, लेकिन आप पे किसके बिहाफ पे करके आओगे, बी के, यानी बी से मांगोगे बाद में। एक बार तो आपकी जेब में देखो ये 39,400 जा चुका है, तो एक बार तो जितना आप बैंक से लेके आए हो वो तो वापस करना ही पड़ेगा आपको। डिस्काउंटिंग चार्जेस
बैंक आपसे वापस ही लेगा, मतलब आपको चाहे 600 रुपये कम दिए थे बैंक ने, बट वो पूरे 40,000 तो मांगेगा ही आपसे, साथ में नोटिंग चार्जेस भी मांगेगा। तो ये पैसा तो आप अपना एक बार ले चुके हो, बस वही दे के आना है, साथ में नोटिंग चार्जेस दे के आने हैं। और डेबिट किसको करके रखना है? बी को, कि मैं भाई बी से ये पैसा लूंगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपको जो है ना, वो उसने कहा कि बैंक ने 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस के भी मांगे हैं। तो 4 अप्रैल ड्यू डेट थी, 4 अप्रैल को इसने तो उस 4 अप्रैल को कोई एंट्री पास ही नहीं की फिलहाल तो, क्योंकि इसने तो बिल जो है वो डिसऑनर हुआ था। ये बाद में नया बिल अभी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, फिर एंट्री पास होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने करना है बी को डेबिट, कि भाई बी से मैंने पैसा लेना है बिल का। उसने आपको 40,000 का बिल देने से मना कर दिया ना, वो तो लेने ही है आपने। 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस लेने हैं, तो 40,200 आपने लेना है उससे टू बैंक। इस केस में ना आपको नोटिंग चार्जेस के लिए अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है आपको मतलब जिसने बिल का पैसा रिसीव करना था। क्यों? क्योंकि बैंक ने पे किए हैं इस बार, बट बैंक आपसे मांग रहा है, तो बस आप तो जाकर के बैंक वालों को चुपचाप 40,200 दे के आ जाओगे। लाए आप 39,400 थे, 600 जो है वो डिस्काउंटिंग चार्ज था, तो अल्टीमेटली लाए ये गिनोगे कि 40,000 थे, 200 और आप नोटिंग चार्जेस के दे के आ जाओगे। बैंक पे ना करता, आप खुद अपने हाथों से पे करते नोटिंग चार्जेस, फिर आप एक अलग से एंट्री पास कर देते। ये एंट्री आपने पास की, आपने फिर इसको कॉल किया, भाई मुझे तो बिल नया बिल चाहिए आपसे। तो इसने कहा ठीक है, मैं नया बिल एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं जो है वो आपको बिल पे करूँगा, लेकिन पिछला बिल मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करते के टाइम ये क्या एंट्री पास करेगा 4 अप्रैल को, कि मेरा जो बिल डिसऑनर हो गया है उसको मैं अपनी बुक्स में ख़त्म करूँगा, तभी मैं आपको नया बिल इशू कर सकता हूँ। तो इसने किया बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट, और इससे आप कह रहे हो कि भाई नोटिंग चार्जेस भी आप ही पे करो, क्योंकि आपकी वजह से बैंक को मैंने दिए हैं। तो ये कहेगा 200 उसके हो गए, 40,000 का बिल था मेरा जो मैंने आपको ओरिजिनली दिया था, और मैं आपको कर रहा हूँ जो है वो क्रेडिट टू ए, और अब मैंने आपको जो है वो 40,200 रुपीज़ देने हैं ए को। तो अब इसने एक क्रेडिट है इसकी बुक्स में, ए जो है वो 40,200 से। तो ये कहता है कि अब 4 अप्रैल को ही मैं आपको जो है वो एक नया बिल इशू कर रहा हूँ। तो बी आर अकाउंट जो है वो डेबिट करेगा ये। अब बी आर अकाउंट भी डेबिट नहीं करेगा, ए को डेबिट करेगा। ए को इसने नया बिल देना है, लेकिन ए को नया बिल देते टाइम इसने ये कहा कि मैं 3 मंथ्स के लिए जो है वो नया बिल एक्सेप्ट करता हूँ। तो 3 मंथ्स के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये कह रहा है कि 12% जो है ना वो इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट भी जो है हमें, इसने ये नहीं कहा कि इसने इंटरेस्ट आपको जो है वो कैश में पे करा, तो इट मीन्स इंटरेस्ट भी जो है ना वो अलग से ड्यू करना पड़ेगा आपको, और वो इंटरेस्ट जो है ना वो ये बिल के साथ ही में इंक्लूड करके बिल में आपको पे करेगा। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की एंट्री हमें पास करनी है। फिर इंटरेस्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, जितने का टोटल हमने जो है इससे पैसा लेना है, कितना लेना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज 40,200, उसके हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 40,200 लेना है, 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि नया बिल 3 मंथ्स के लिए लिखा गया है। इंटरेस्ट की रेट क्या है 12%। तो आपका जो इंटरेस्ट बन जाएगा दैट विल बी 1,206 रुपीज़। ये ध्यान रखना, बिल की अमाउंट ना विद नोटिंग चार्ज लेनी होती है, ठीक है। तो आपका 1,206 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। अगर तो ये आपको कैश में देता तो आप नॉर्मली कहते बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब जो है ना आपने इसको क्या करना है, बी को डेबिट करके रखना है कि बी से मेरे को ये वाले पैसे भी जो है ना वो रिसीव होंगे फ्यूचर में, इसीलिए इसको क्या कर दिया डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में। और ये भी जो है ना ये क्या करेगा, इसने जो है ये कहना है कि भाई मैंने जो है आपको ये पैसा इंटरेस्ट के नाम पे देना है, तो ये एंट्री कर देगा इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट टू ए, कि मैंने ए को जो है वो 1,206 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के देने हैं। दे देता तो सिंपली टू बैंक से एंट्री करता, बट इसने कहा मैं दे दूंगा आगे। आगे कैसे देगा, नया बिल जो है वो एक्सेप्ट करके। तो अब इसने जो है वो नया बिल एक्सेप्ट करना है, अभी सिर्फ एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। इसने ये नहीं बताया कि इसने पे कब किया या उसकी एंट्री करो। तो यहाँ आपने सिर्फ जो एंट्री करनी है ना वो एक्सेप्ट करने की एंट्री को पास करना है।
तो यहाँ जो है वो आप इसकी एंट्री को जो है वो एक्सेप्ट करने की एंट्री देखो कि दोनों पार्टीज जो है ना वो अपने अपने उसमें एंट्री क्या क्या पास करेंगी। ये विद इंटरेस्ट अब जो है वो BR यहाँ पर आपने ये आपको इशू करेगा। तो यहाँ पर जो X है इसको BR नया मिलेगा, BR अकाउंट डेबिट टू B। तो BR अब कितने का होगा, एक तो 40,200 पहले ही लेने थे, 1200 जो है वो 6 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल BR इशू होगा 41,406 का, 41,406। और ये क्या एंट्री पास करेगा यहाँ पर कि मैंने A को जो है वो बिल इशू कर दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट की, सारा हिसाब उसका चुकता, तो A को जितने पैसे देने थे टोटल उससे जो है वो क्या कर दो, डेबिट करो, ताकि उसकी हम सारी पेमेंट जो है वो पे कर सकें। ये हो गया आपका बिल्स पेबल नया इशू। अब इसको अगर पे करने के लिए कहता तो 3 महीने बाद ड्यू डेट के हिसाब से इसको हम पे भी कर देते, लेकिन इन्होंने कहा है कि सिर्फ एक्सेप्टेंस तक की हमें एंट्रियां आप करके दिखाओ। तो ये जो आपका था वो था कि जब हमने बैंक से जो है इस बिल को अगर ऑलरेडी डिस्काउंट करा रखा है तो हमें क्या एंट्री पास करनी है। अब इसी के साथ ही एक छोटी सी चीज़ और है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया है, वो भी बिल्कुल सेम है कि आपने अगर किसी थर्ड पार्टी को सपोज करो एंडोर्स कर दिया बिल को, तब क्या एंट्री पास करोगे। अब वो थर्ड पार्टी जो है वो सिंपल सी बात है कि आपने जिसको दिया था वो आपसे वो पर्सन जो है वो पैसा मांगेगा, तो उस केस में आपने जैसे बैंक को पे किया था ना, तो वैसे ही आप थर्ड पर्सन को पे कर दोगे और अपने उस पर्सन से मांगोगे जिसने एक्चुअली वो पेमेंट करनी थी। देखो ABC 3 लोग हैं, B जो है वो ओरिजिनली वो पर्सन है जिसने जो है वो एक्चुअल में पेमेंट करनी थी और उसने एक्चुअल में आपको बिल इशू किया था। आपने वो बिल जो है ना वो जा करके C को एंडोर्स किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो C एक तरह से वो बैंक का रोल निभा रहा है कि भाई वो आपसे पेमेंट आके मांगेगा, अभी बिल तो जो है वो डिसऑनर हो गया है तो आप तो मेरे को पेमेंट करो। तो A जो है ना वो C को पेमेंट कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली B से उसको वापस मिल जाएगी जब B उसको नया बिल इशू करेगा। तो यहाँ क्या एंट्री पास करोगे कि आपने ना जो है जैसे बिल डिसऑनर हुआ C आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि मेरे को पेमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, B को करोगे डेबिट कि B से आपने पेमेंट मांगनी है और बिल में ही डिस्काउंटिंग चार्ज अगर पे किया गया, नोटिंग चार्ज पे किया गया तो नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे और वो पेमेंट आप जा करके किसको कर दोगे, C को। आप कहोगे कि भाई तेरा जो है ना वो 10,000 का अगर बिल था, साथ में नोटिंग चार्जेस प्लस 200 लग गए, तो आप कहोगे B को कि भाई 10,200 मैंने तेरे से लेने हैं, इससे लेके और आप किसको दे दोगे, C को। C को ना थर्ड पर्सन जिसको आपने बिल ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसमें C की तो कोई गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है, जो पर्सन नहीं दे रहा उसको देखना है ये तो। और ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन कहेगा कि ठीक है मैंने पेमेंट करनी है, मैं नया बिल इशू करूँगा, पिछला बिल जो मेरा है वो मैं कैंसिल करता हूँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और मैं मानता हूँ कि मैंने जो है वो नोटिंग चार्जेस भी देने हैं। नोटिंग चार्जेस हो गए 200, 10,000 की बिल है और 2 ये तो ओरिजिनली जो है वो कहेगा कि A से मेरा मतलब है, मैंने तो A को 10,200 देने हैं। तो यहाँ देखो A को मिले और यहाँ A ने B से जैसे ही रिसीव किए उसने C को दे दिए, और C ये कहेगा कि भाई मैं जो है मेरे को तो नहीं मालूम कि B बिल जो है वो B का है किसका है, मुझे A ने दिया था तो मैं तो A से ही मांगूंगा। तो ये A को करेगा डेबिट, जितने का बिल था उतने तो मांगेगा ही, साथ में इसने अगर कोई नोटिंग चार्ज पे किया है, कैश में किया है, तो एक बार कैश में पे करके अल्टीमेटली मांगने इसने A से ही हैं, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी पास होती है जब एंडोर्समेंट का केस होता है। एंडोर्समेंट के केस में थर्ड पर्सन उससे मांगता है जिससे चल के बिल उसके पास आ रहा है, यानी A ने उसको दिया था। A कहता है कि भाई बिल तो मेरा भी नहीं था, मैंने तो B से रिसीव किया था, तो B से वो अल्टीमेटली लेता है, B से लेकर के C को पे कर देगा, ठीक है। इन एंट्रीज को ध्यान से देखें, समझें, बिल्कुल लॉजिकल और बहुत ही ईजी एंट्रीज हैं। सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है इनके पीछे, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तब बहुत ईजी लगने लगेगा। तो इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लें, कंप्लीट करें संडे तक इसको, ताकि मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।